नमस्कार। मैं आज लंबे समय बाद आप सबसे मुखातिब हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसके चलते लंबे समय तक हम आपके समक्ष नहीं आ सके। लेकिन आज देश में बड़ा संकट है, जिसके मुताबिक आपसे बात करना बेहद ज़रूरी था। आज हम बात कर रहे हैं बिजली संकट की। आज हमारे देश में बिजली उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां ये आम जनमानस के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। शहरों की बात हो या गांवों की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर जगह त्राहिमाम की स्थिति है। दिल्ली में स्थिति ये है कि बिजली संकट के चलते आज भर का उनके पास बिजली उत्पादन की जो क्षमता होनी चाहिए वो मौजूद है। कल से उनके पास बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा। इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को एक पत्र लिखकर लिखा है, कहा है कि किसी भी समय मेट्रो खड़ी हो सकती है, अस्पतालों में स्थिति गंभीर हो सकती है। कल यूपी के बदायूं में एक अस्पताल में बिजली के चलते टार्च की रोशनी में सीपीआर किया गया है, मरीज को ऑक्सीजन दी गई है। कोई वहाँ पर अस्पतालों में मरीजों के बीच में संकट आ गया है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, बल्कि अगर बात करें तो पूरे देश के लगभग 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यह बिजली का संकट मुंह बाय खड़ा हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, देहरादून उत्तराखंड हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ऐसे तमाम 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बिजली संकट खड़ा हो गया है। आखिर ये बिजली संकट क्यों खड़ा हुआ है? इस बिजली संकट के पीछे की कहानी क्या है? क्यों हर बार बिजली संकट आता है? लेकिन जब पिछली बार बिजली संकट आया था, तब जो स्थितियाँ थीं, चेतावनी ज़रूर जारी की गई थी, लेकिन तब भी स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। इस बार बिजली संकट को लेकर के स्थिति बेहद गंभीर है और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि अब उत्तर प्रदेश और केंद्र ही नहीं बल्कि 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर हर एक के लिए बिजली संकट मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये संकट सबसे बड़ा है। जब उत्तर प्रदेश में बिजली काडर का मंत्री एक गुजरात काडर के आईएएस को बनाया गया था। गुजरात काडर के आईएएस का दुर्भाग्य ऐसा है कि जब भी वो उत्तर प्रदेश में आए तो वो ये विवादों के बीच में खड़े हो गए। जब वो पिछली बार चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से भेजे गए थे, तब वह प्रधानमंत्री के दूत होने के नाते तमाम सारे विवादों में थे और उनकी चर्चाएं तेज थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दे दी गई थी। तब उन्हें उपाध्यक्ष बना करके संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी और वो लंबे समय से काम कर रहे थे। और चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आई, तब उन्हें 2 विभाग दिए गए, नगर विकास और ऊर्जा। दोनों विकास मंत्रियों के लिए, दोनों विभाग मंत्री के लिए सिरदर्द साबित हो गए हैं। पहले उन्होंने जब सुबह 5 बजे ड्यूटी लगाई तो नगर निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल लिया और हड़ताल पर उतर आए। उससे निजात मिली ही थी कि बिजली मंत्री को गुजरात काडर के जो मंत्री हैं, आईएएस हैं, एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्हें हालांकि विभाग संभाले अभी मात्र 25 दिन ही हुआ है, लेकिन 25 दिनों में उनके सामने जो संकट आया है वो बहुत बड़ा संकट है। दरअसल ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जिस तरह से समस्या को लेकर के ध्यान नहीं दिया और उन्होंने विभाग संभालते ही वसूली पर जोर दे दिया, जिसको उसको लेकर के विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। ये चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी ये कह रही है कि उपभोक्ताओं को नोटिस तो दी जा रही है, उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ा चढ़ा करके दिए जा रहे हैं, उन पर सख्ती की जा रही है, लेकिन उपभोक्ताओं की तरफ ध्यान बिजली मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की हालत इस समय बद से बदतर है। शहरों में 24 घंटे का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन 14 से 16 घंटे ही बिजली शहरों में आपूर्ति हो पा रही है, जबकि गाँवों में की बात करें तो गाँवों में सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली आ रही है। जबकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसानों के सामने यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय धान की रोपाई चल रही है, मूंग की दाल का समय आया हुआ है और इसके साथ आपको बता दें मूंग के साथ साथ आपको जो है मक्के की फसल है और धान की फसल है। ये तीनों फसलें इस समय बोने जाने का समय है, बिजाई का समय है, रोपण का समय है। इसके चलते किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, तो किसानों का भी संकट बढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपको बात करें तो आम आदमी की बात, आम आदमी बिजली बिल की
मार्च से पहले ही घायल है, उसको नोटिसें दी जा रही हैं। किसी तरह से ये इनके प्रकार ने कोरोना के काल के बाद वो संकट में था और अब उसके ऊपर बिजली की मार पड़ रही है। वसूली में कोई कमी नहीं की जा रही है, वसूली में सख्ती की जा रही है। रोज छापे डाले डाले जा रहे हैं। बिजली मंत्री लगातार अधिकारियों पर सख्त चेतावनी दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, नोटिसें जारी हो रही हैं, जिसको लेकर के सपा अध्यक्ष ने पहले ही मोर्चा खोल लिया है। लेकिन बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं की बात करें तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब बात करते हैं बिजली संकट की कि आखिर ये बिजली संकट खड़ा कहाँ हुआ। तो इस बिजली संकट को लेकर पहले आप ये समझ लीजिए कि बिजली संकट के चलते क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। बिजली संकट के चलते मेट्रो सर्विस हमारी प्रभावित होने जा रही है, अस्पताल प्रभावित होने जा रहे हैं, रेलवे प्रभावित होने जा रहा है और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर यही हालत रहा तो देश में इस समय की जो स्थिति है, 2 दिन का कोयला बचा हुआ है, 2 दिन बाद देश में वो स्थिति हो जाएगी कि हम आप सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बिजली के बिना आपका ना लैपटॉप चार्ज हो पाएगा, ना आपका मोबाइल फ़ोन जिससे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ या आप हमारे सामने बात करते हैं वो चार्ज हो पाएगा। टीवी, फ्रिज, एसी जिस उपकरण के तहत आप सारे लाभ और सुविधाएं लेते हैं, वो सारे उपकरण बेमानी साबित होंगे और उन सारे उपकरणों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह का बिजली संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज ये चर्चा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश के 16 राज्यों में जिस तरह का बिजली संकट है, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि इस पर सतत निगरानी रखी जाए। तो रेलवे मंत्रालय ने 657 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें निरस्त कर दिया है। इन 657 ट्रेनें जो निरस्त की गई हैं, उसमें मालगाड़ी है, उसमें पैसेंजर है, उसमें एक्सप्रेस है। इन तीनों ट्रेनों को इसलिए निरस्त किया गया है ताकि ट्रेनों की आवाजाही में कहीं कोई दिक्कत ना हो और कोयले की आपूर्ति चूँकि बेहद कम हो रही है, देश में जितना कोयला बनना चाहिए। हालांकि आपको दिलचस्प एक बात पहलू बता दूं कि भारत में कोयला बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। कोयले के पीछे का क्या सच है वो अभी हम आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं बिजली को। आपको बता दें कि जो बिजली उत्पादन है वो देश में 57,033 टन का उत्पादन होना चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए प्रतिदिन, जबकि इस समय उपलब्ध होना चाहिए, जबकि 13,912 टन कोयला ही इस समय देश में मौजूद है। देश में सिर्फ इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 दिन का कोयला मौजूद है। भारत में 70% कोयला से बिजली बनाई जाती है, यानी बिजली में भारत में जो बिजली बनती है उसमें 70% बिजली कोयले से उत्पादित होती है और कोल इंडिया 16.4 लाख टन की आपूर्ति इस समय रोज कर रहा है, जबकि 22 लाख टन आपूर्ति की देश में डिमांड है। ये वो समय है जब देश में पारा अपना अलग गर्मी दिखा रहा है। पारा चरम पे है, 44 से 48 डिग्री टेम्परेचर है और कहा जा रहा है कि मई के महीने में ये टेम्परेचर जा करके 49 डिग्री तक पहुंचेगा। यानी जब टेम्परेचर 49 डिग्री होगा तब आपूर्ति कितनी होगी इसकी आप अभी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि देश में बिजली की आपूर्ति वैसे वैसे बढ़ेगी जैसे जैसे पारा अधिक गर्म होगा, क्योंकि जैसे जैसे पारा चढ़ेगा एसी की डिमांड बढ़ेगी और कूलर की डिमांड बढ़ेगी, वाटर कूलर की डिमांड बढ़ेगी, फ्रिज ज़्यादा खपत होगी, यानी जितने भी बिजली के उपकरण हैं उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और बिजली का जो डिमांड है वो बढ़ेगी। यानी कि अभी स्थिति अभी बद है और कुछ दिनों बाद बद से बदतर होने जा रही है, क्योंकि जो अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो आगे चल कर के क्या स्थिति होगी ये आप अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जब देश की बात करें तो देश में 16.4 लाख टन आपूर्ति हो रही है, जबकि 22 लाख टन की जरूरत है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 62.3 करोड़, उत्तर प्रदेश में 23,000 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, मांग है, जबकि आपूर्ति हो रही है 20,000 मेगावाट टन। यानी कि इतनी बिजली हमें चाहिए, 20,000 मेगावाट चाहिए और 20,000 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, जबकि 23,000 मेगावाट हमें चाहिए। 3,000 मेगावाट आपूर्ति को संतुलित करने के लिए ही बिजली की उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त कटौती की जा रही है। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग हमें सहयोग करिए, हम 1 सप्ताह के अंदर स्थिति ठीक कर लेंगे और 1 सप्ताह के अंदर हम सारी चीज़ों पर स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे और आपूर्ति सुनियोजित तरीके से जो डिमांड है, जिससे गाँवों में 18 घंटे और शहरों में 21 घंटे की
उसे हम प्रतिपूर्ति करने लग जाएंगे। लेकिन बिजली मंत्री के दावों की अगर आप जांच करेंगे तो ये बिल्कुल बेमानी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है इस पर कहीं से लगाम लगती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें इसके पीछे का एक बहुत दिलचस्प पहलू एक ये भी है, क्योंकि बिजली जो आती है वो देश में 3 मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार हैं। 3 मंत्रालय जो हैं, एक बिजली मंत्रालय, एक कोयला मंत्रालय और तीसरा है रेलवे मंत्रालय। तीनों मंत्रालय ऐसे हैं जो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है। अगर पर्याप्त मात्रा में कोयला है तो फिर ये संकट क्यों खड़ा किया गया है? अब ये संकट क्या बनावटी है, ये संकट क्या दिखावटी है, या यह संकट इन तीनों विभागों के कोऑर्डिनेशन की कमी है? अगर आप इस पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो राज्य नियामक विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा की बातों का आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अवधेश वर्मा कहते हैं कि दरअसल इन तीनों विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में सही नहीं है। यानी रेलवे कुछ कह रहा है, बिजली विभाग कुछ और कह रहा है और कोयला मंत्रालय कुछ और कह रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वास्तव में कोयले की आपूर्ति कहीं और की गई है और इसी के चलते ये संकट खड़ा किया गया है। इसके पीछे का सच जो बताते हैं अवधेश वर्मा, वो ये बताते हैं कि देश में दरअसल आपको बता दें कि 16,000 इकाइयाँ ऐसी हैं जो इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वहाँ पर विदेशी कोयला बनाया जा सके, लेकिन इसको तैयार करने के लिए घरेलू कोयला की ज़रूरत होती है और घरेलू कोयला उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते 16,000 ऐसी इकाइयाँ हैं जो ठप पड़ी हैं, यानी कि बंद पड़ी हैं और उनमें काम नहीं हो पा रहा है। इन्हीं इकाइयों को शुरू करने के लिए घरेलू उत्पादन का जो कोयला है, जो घरेलू कोयला है माइंस में हमारे खदानों से निकलता है, उसकी आपूर्ति वहाँ पर कर दी गई है, जिसके चलते कोयले का संकट खड़ा किया गया है। और ये आपूर्ति ऐसे समय की गई है जब बिजली की डिमांड ज़्यादा है, यानी अगर ये सर्दियों के मौसम में की जाती तो इतनी डिमांड ना होती, इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी किल्लत नहीं होती। लेकिन गर्मी में जब पारा चढ़ता है तो बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है और बिजली की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो प्रतिपूर्ति ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये जो समय है वो गलत है। अवधेश वर्मा इसके पीछे दलील भी देते हैं। वो कहते हैं कि 12 अप्रैल को केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देश में कोयले का कोई संकट नहीं है। उसके बाद 6 अप्रैल इसके पहले 6 अप्रैल को उन्होंने सदन में यानी लोकसभा में एक बयान दिया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि देश में कोयले का किसी तरह का संकट नहीं है। वो कहते हैं कि जब 12 अप्रैल को और 6 अप्रैल को दोनों बार केंद्रीय बिजली मंत्री ये बयान दे रहे हैं सदन में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कि देश में कोयले की कमी नहीं है। फिर 12 अप्रैल को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बिजली मंत्री सारे राज्यों की बैठक लेते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को आदेश देते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जहां से 22.5 लाख टन विदेशी कोयले की खरीद की जाए। यानी वो कहते हैं कि जब सब चीज़ सही है तो आपने 12 अप्रैल को ये आदेश उत्तर प्रदेश के राज्य नियामक आयोग को क्यों दिया कि उत्तर प्रदेश में 22.5 लाख टन विदेशी कोयले की आपूर्ति की जाए। वो कहते हैं कि दरअसल कुछ उद्योगपति घराने का मतलब आप साफ समझ रहे होंगे किस घराने की मैं बात कर रहा हूँ। उस घराने को जो वही जो है विदेशी कोयला बनाता है, मैं अडानी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उनको लाभ पहुँचाने के लिए ये पूरा संकट क्यों खड़ा किया गया। यानी ये पूरा संकट बनावटी है और बनावटी इसलिए किया गया है कि ताकि विदेशी कोयला जो खरीदा जा सके उसकी खपत की जा सके, क्योंकि जब देश में बताया जाएगा कि कोयले का संकट खड़ा हो गया है तब देश में विदेशी कोयला खरीदा जाएगा और अगर इसी विदेशी कोयले की खपत को जगह दिलाने के लिए यह पूरा संकट केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मिलकर खड़ा किया गया। ऐसा कहना है अवधेश वर्मा का, जो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। वो कहते हैं कि अगर विदेशी कोयले को यहाँ पर आपूर्ति की गई
तो प्रति यूनिट 70 से 80 पैसे प्रति यूनिट का बोझ बढ़ेगा, जो हमारे उपभोक्ताओं को देना होगा, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। पहले से ही वो कह रहे हैं कि उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली दे रहा है, उसके बाद उसे 70 से 80 पैसे प्रति यूनिट का एक्स्ट्रा बोझ बोलना पड़ेगा, सिर्फ एक उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचाने के पीछे, लाभ पहुंचाने के लिए। वो कहते हैं कि हमारा, क्योंकि उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं इसलिए उपभोक्ताओं के हित की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संकट नहीं है, हमारे देश में ऐसी इकाइयां हैं जो अगर इतना बना सकती हैं कोयला, इतने कोयले का उत्पादन कर सकती हैं, हमारे देश में इतना कोयला मौजूद है कि हम 2 दिन नहीं 15 से 17 दिन का कोयला सरप्लस में हम रख सकते हैं। फिर आखिर ये बिजली का संकट क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसके पीछे तीनों विभागों का कोऑर्डिनेशन जिम्मेदार है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार हैं, और जो उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल का जो है वो जिम्मेदार है, जो उसने चीज़ों को नहीं समझ पाया कि आखिर जब गर्मी आएगी तो कितनी आपूर्ति बढ़ेगी, वो इसको क्यों नहीं समझ पाए। और देश की सरकार वो एक उद्योगपति घराने को बढ़ाने के लिए इस तरह का एक संकट खड़ा कर रही है, ताकि संकट के चलते विदेशी कोयला को खरीदा जा सके और 70 से 80 पैसे प्रति यूनिट की भार उपभोक्ताओं पर डाला जा सके। ये आपको बता दूं, ये सारी खेल है जो बिजली संकट को लेकर के खड़ा किया गया है, और इसी बिजली संकट को दिखा करके इन कंपनियों को लाभ पहुंचाने का मकसद सरकार का है। आपको बता दें, देश में जो है 16,000 मेगावाट की इकाइयां ऐसी हैं, 16,000 मेगावाट की क्षमता वाली कई इकाइयां ऐसी हैं जो विदेशी कोयले के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। अब अगर इस तरह का संकट आ गया है तो आप समझिए कि क्या उत्तर प्रदेश की और क्या 16 राज्यों की स्थिति होने वाली है। स्थितियां बेहद गंभीर हैं, लेकिन सरकार अभी तक इसके प्रति मौन है। अब इसके पीछे आप ये भी समझ लीजिए कि इसके बाद अब राजनीतिक पारा भी बढ़ गया है। राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कल कांग्रेस, जो देश में सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसके नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भले बुलडोजर चलवा लीजिए लेकिन लोगों को बिजली दे दीजिए। ये कह करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री आखिर मौन क्यों हैं, वो बिजली पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, दोनों के बयान बिजली संकट पर लेकर के अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि आखिर बिजली संकट क्यों है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा को जब विद्युत मंत्रालय दिया गया था, तभी से तमाम सारी चीज़ें लग रही थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के संकट आ सकते हैं बिजली पे, और बिजली को लेकर के जिस तरह की उनके साथ समस्या ये खड़ी हो गई कि उन्होंने सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कामकाज संभाला, लेकिन किसी ने इतनी सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन बिजली मंत्री ए.के. शर्मा अचानक इतना तैश में आ गए कि उन्होंने हर जगह पर सख्ती दिखाई। उन्होंने गांवों में वसूली करवा दी, उन्होंने जो विद्युत बिल बकाए थे उनकी वसूली करा ली, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं। एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि बिजली चोरी रोकी जाए, लाइन लॉस रोका जाए, अधिकारियों को 24 घंटे सजग रहना पड़ेगा। उन्होंने मोबाइल फ़ोन अधिकारियों को कई समीक्षा बैठकें कर डाली, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है। अब ए.के. शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि वो प्रधानमंत्री से सीधे गवर्न होते हैं, और कहा यह भी जाता है कि ऊर्जा मंत्री आज भी सीधे अरविंद शर्मा जो है वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और प्रधानमंत्री से ही चीज़ों को साझा करते हैं। तो ऐसे समय में बिजली संकट को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर और उत्तर प्रदेश पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सभी ने इस तरह को लेकर के सवाल उठाए हैं और कहा है कि उपभोक्ता हितों का संरक्षण होना चाहिए। किसी भी हालत में बिजली की डिमांड की मार आम आदमी को नहीं झेलनी चाहिए। अगर विदेशी कोयले खरीदने को लेकर के खेल हो रहा है तो इसको बंद होना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, आज जो विदेशी कोयला खरीदने के लिए जो टेंडर 18 अप्रैल को जो है केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था उत्तर प्रदेश को कि 22.5 लाख टन विदेशी कोयला खरीदा जाए, ये जो उसके लिए टेंडर किया जाए, इस टेंडर को लेकर के राज्य नियामक आयोग और उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने राज्य नियामक आयोग को
पत्र लिखा है और इस पर एक याचिका भी दायर की है और कहा है कि ये पूरा खेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। इस पत्र का संज्ञान लेकर के आयोग ने शासन को पत्र लिखा है और उनसे जवाब मांगा है कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों हम लोग विदेशी कोयला खरीदने के लिए 22.5 हजार लाख टन कोयला खरीदने के लिए टेंडर करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है। अब देखना यह है कि ये विदेशी कोयले की खरीद की मार आम आदमी पर कितनी पड़ती है और पड़ती है या नहीं पड़ती है। अगर नहीं पड़ती है तो आखिर जो विदेशी कोयला खरीदने का खेल हो रहा है वो क्यों शुरू किया गया है, और कोयले की आपूर्ति जब भारत देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में कोयला बनाया जा सकता है, भारत के पास इतनी उत्पादन क्षमता है। और अभी तो वो समय भी नहीं आया है जब बारिश का मौसम हो और कोयला खदानें पानी बारिश की वजह से वहाँ से कोयला नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अभी तो ऐसा कोई समय भी नहीं आया है, ऐसा कोई बारिश भी नहीं हो रही है, तो कोयले की प्रतिपूर्ति भी हो रही है। और आपको एक दिलचस्प पहलू बता दूं कि कोयला खदानों को चलाने के लिए कोयला खदानों से ट्रकों की आपूर्ति की जा रही है। आप कल्पना करिए, जहाँ ट्रेनों से सप्लाई होता है कोयले को, वहाँ ट्रकों को लगाया गया है कि ट्रकें जो है इस कोयले की आपूर्ति करेंगे। तो ये हास्यास्पद ही है। और जो बिजली की संकट है उसको अब भगवान भरोसे है, क्योंकि अब एक हफ्ते की मांग की, एक हफ्ते को बताया गया कि एक हफ्ते का समय दीजिए, हम सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, सभी अब इस भगवान भरोसे हैं कि एक हफ्ते में मानसून आएगा और कुछ स्थितियां ठीक होंगी, और कुछ स्थिति ठीक होगी तो बिजली की आपूर्ति कम होगी, ऐसा उनको अंदेशा है। लेकिन मौसम विज्ञानियों के माने तो अभी फ़िलहाल मई के महीने यानी 10 जून तक ये स्थिति नहीं आने वाली है, और मई के महीने में पारा और तपाएगा, और ऐसे में बिजली संकट से निजात कैसे मिलेगी यह देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल आप सबको इस मामले पर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर ये बिजली संकट कैसे बढ़ गया। मैं आप सबसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों में बिजली का, चूँकि देश पर संकट है तो देश में संकट के चलते आप भी उसमें अपना सहयोग करिए। आप इतना सहयोग जरूर कर सकते हैं कि अनावश्यक बिजली ना जलाएं। सब सारे लोग बैठें तो एक कमरे में बैठें, और अनावश्यक अगर ज़रूरत ना हो तो एसी ना चलाएं, और बिजली आपूर्ति को संतुलित ढंग से खर्च करें, क्योंकि आपका इतना ही योगदान उन गाँवों में किसानों को बिजली पहुंचा सकता है जहां पर किसान बुआई कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस समय किसानों की बुआई फसल प्रभावित होती है तो देश के सामने बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट भी खड़ा हो जाएगा। बिजली संकट छोटा मोटा नहीं है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। आप समझ सकते हैं मुद्दा गंभीर है, तभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन इस संकट को संभल करके आप सबको संभालना है, क्योंकि देश के सामने बड़ा संकट है। क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर संकट नहीं सॉल्व हुआ तो दिल्ली में तमाम सारी चीज़ें बंद होने जा रही हैं। आपको बता दूं, अस्पताल बंद होने जा रहे हैं, मेट्रो बंद होने जा रही है, ट्रेनें रुक जाएंगी, और दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति होने जा रही है। कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अस्पतालों में टार्च की रोशनी में अस्पतालों में ऑपरेशन किए गए हैं। ये आप समझ लीजिए। इन्वर्टर बहुत देर साथ नहीं देगा, इन्वर्टर चार्ज करने के लिए भी आपको बिजली चाहिए। ऐसे समय में आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि बिजली संकट में अपनी अपनी ओर से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।